नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP स्टडी हब में। मित्रों, पिछली जो वीडियो में हमने बालक सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की घटना का अच्छे से जिक्र किया, आपने उसको समझा। तो पिछली कक्षा में हमने कुछ पढ़ा कि कैसे सिद्धार्थ गया जब पहुंचते हैं और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जब समाधि फिर से धारण करते हैं, और समाधि जब धारण करते हैं और 8वें दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। और वैशाख पूर्णिमा को जैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और बौद्ध धर्मों में, बौद्ध ग्रंथों में इस घटना का जो जिक्र आता है, इस घटना को संबोधि कहा गया। और जिस वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस वृक्ष को नाम दिया गया बोधि वृक्ष। और जिस स्थान पर गया में, बिहार के गया में जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस स्थान को नाम दिया गया बोध गया। वहाँ से वो चले गए। मैंने बताया था कि अपने मित्रों को ढूंढते हुए वो ऋषि पत्तनम के मृगदाव यानी अब के सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया अपने 5 साथियों को और एक व्यापारी को। इससे पहले कि आज का वीडियो, आज का जो लेक्चर है हम यहाँ से आगे शुरू कर दें, पिछले कल की वीडियो में कुछ कमेंट आए थे, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। एक कमेंट था कि सर ये जो बोधि वृक्ष है इसे तोड़ा गया था, मतलब कि इसे नष्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पर उन्होंने निशांत नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इस बोधि वृक्ष को ऐसा नहीं है कि एक बार नष्ट करने के प्रयास हुए, 3 दफ़ा प्रयास हुए। और सबसे पहला जो प्रयास है, सबसे जो पहला प्रयास किया था सम्राट अशोक की 5वीं पत्नी तिशेरक्षिता ने क्या किया कि एक बार सम्राट अशोक, कहा जाता है कि अपने राज्य की सीमा से बाहर थे, तो पीछे उन्होंने क्या कर दिया, उनकी जो 5वीं पत्नी थी, उन्होंने उस वृक्ष को कटवाने का आदेश दिया, उसे काट दिया था। लेकिन वो सिर्फ काट दिया था, जड़ें वैसे की वैसे थी। वहाँ पर फिर से एक वृक्ष उगाया, मतलब कि उन्हीं जड़ों से फिर से वो वृक्ष फिर से लहला उठा, और इस तरह से वहाँ पर फिर से वृक्ष का वृक्ष ही रहा। ठीक वही बोधि वृक्ष को काटने का एक बार फिर से प्रयास किया। उसने काटने का प्रयास नहीं किया था, गौड़ वंश के जो शासक हैं शशांक, ये लगभग जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ ऊपर अभी ध्यान मत दीजिएगा मित्रों, 602 से 620 ईस्वी के आसपास का जिक्र आता है मित्रों, ठीक है। और गौड़ वंश के शासक थे एक शशांक। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सबसे पहले इस वृक्ष को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए क्या किया, इस वृक्ष में आग लगा दी, इसकी जड़ों को खुदवाने का प्रयास किया, उसमें आग लगाने का प्रयास किया और पूरी तरह से इसको नष्ट कर दिया। पर ऐसा कहा जाता है कि जिसमें अशोक के जो 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी, एक पुत्र और एक पुत्री, महेंद्र और संघमित्रा, जब उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था, जब उन्हें भेजा था उनके हाथ में उसी वृक्ष की टहनियाँ दी थी, और उन्होंने वहाँ पर उसे श्रीलंका में जाकर के बीजा था, मतलब इसका रोपण किया था। वहाँ पर भी एक वृक्ष का, उसी वृक्ष की जो टहनी जहाँ से ले गए थे, कहाँ से ले गए थे मित्रों, उसी बोधि वृक्ष को की टहनी को ले गए श्रीलंका। कौन ले गए, महेंद्र और संघमित्रा के पास दिया, ठीक है। वो कौन थे, महेंद्र और संघमित्रा सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री थे। तो वहाँ पर इस वृक्ष को की टहनी को जब रोपा गया, तो वहाँ पर भी एक वृक्ष उगाया। अब वो वृक्ष उगाया, यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर तो वैसे का वैसा था। यहाँ पर 602 से 620 ईस्वी के बीच में एग्जैक्ट घटना की इसमें, यहाँ पर इसमें नहीं पढ़ना अपने तारीख में, आपने इतना याद रखना कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ कि गौड़ वंश के शासक शशांक ने क्या कर दिया, गया कि जो बोधि वृक्ष को क्या कर दिया, बोध गया कि बोधि वृक्ष को क्या कर दिया, जला दिया, तहस नहस कर दिया। तो अब कहा जाता है कि ये जो वृक्ष है, इसकी जड़ें
अभी भी पूरी तरह से तहस नहस नहीं होने की वजह से इस वृक्ष की जड़ों के तहस नहस, अभी जो मैंने ये जिक्र बताया आपको बहुत वृक्ष के जो ये क्या जो मतलब कि टहनियाँ क्या की गई थी, श्रीलंका भेजी गई थी, श्रीलंका में इसका रोपण हुआ था। ये मैंने यहाँ पर क्यों बताया, इसका जिक्र आगे मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ था, ठीक है। तो अभी तो ये क्या हुआ, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, फिर से उगाया, मतलब ये वृक्ष फिर से उगाया। अब ये होता है 1876 ईस्वी के आसपास, एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा के कारण ये पूरी तरह से इस वृक्ष का समूल विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तब क्या कर देते हैं, तब क्या हो जाता है कि जो लॉर्ड कनिंघम थे, जो कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने श्रीलंका से उस पेड़ जो श्रीलंका में किसने बीजा था, वो किसने उसका रोपण किया था, महेंद्र और संघमित्रा ने किया हुआ था, वहाँ से उस पेड़ की टहनियाँ बुलवाई मंगाई और उन्होंने क्या कर दिया, उसी स्थान पर फिर से उस वृक्ष का रोपण कर दिया। और अब का जो वृक्ष है उसकी जो वो कहाँ से है, मतलब कि है तो वो उसी बहुत वृक्ष की ही एक प्रकार से जाति का ही है, उसी का ही अंश है, लेकिन वो अंश पहले श्रीलंका गया, श्रीलंका से ही वो वापिस आकर के इसे यहाँ पर लगा दिया गया। ये पूरी घटना है उस वृक्ष के बारे की कि किस प्रकार से उस वृक्ष का पूरा कार्यकाल रहा, कालखंड रहा, कैसे उसको नष्ट किया गया, कौन कौन थे जिन्होंने नष्ट किया। और ऐसा नहीं है भाइयों कि ये जो है ये कोई लोक श्रुति है। 2007 में श्रीलंका में जो वृक्ष है, जब उस वृक्ष के ऊपर जांच की गई, टेस्ट हुए, डीएनए टेस्ट वगैरह किया गया, तो उसमें पाया गया कि हाँ ये वही वृक्ष है जो उतने साल पुराना वृक्ष है। जब ये जो तथ्य जब सामने आया तो उससे विश्वास हुआ कि नहीं, ये वृक्ष वहीं से लाया गया था, ये महेंद्र और संघमित्रा ने ही वहाँ पर इसका रोपण किया हुआ था। एक और उन्होंने ही पूछा था कि सर भगवान बुद्ध की निधन के बारे में वो पूछ रहे थे, रहस्य के बारे में पूछ रहे थे। हमने बुद्ध के जो निधन के बारे में, अभी मृत्यु के बारे में कल नहीं पढ़ा था। हाँ, एक बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी उन्होंने वहाँ पर लिखी हुई है कि निरंजना जो नदी है, यही वो नदी है जिसे पुनपुन नदी भी कहा जाता है। याद रखिएगा मित्रों, पुनपुन नदी भी इसी नदी को कहा जाता है, और फल्गु नदी भी इसी नदी को कहा जाता है, फल्गु नदी भी इसी नदी को कहा जाता है। ये उन्होंने वहाँ पर कमेंट के ज़रिए आप सभी को बताने का प्रयास किया था। अब आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं कि प्रथम उपदेश ऋषि पत्तनम मृगदाब में दिया, उसके बाद क्या होता है, उपदेश देने के बाद एक निर्णय लिया जाता है कि हम बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। अब क्या होता है, भगवान बुद्ध क्या कर जाते हैं, बुद्ध जो है वो क्या कर जाते हैं, बौद्ध संघ की स्थापना कर देते हैं। अब वो जब स्थापना होती है, इसमें दो प्रकार के सदस्य थे, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। ये जो उपासक थे ये शादी कर सकते थे, ये घर गृहस्थी में होते थे, और भिक्षुक के लिए अन्य नियम होते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि अब क्या हो गया है, बौद्ध संघ की स्थापना हो गई है, और इस बौद्ध संघ की जो स्थापना हुई है वो वहीं पर हुई है जहाँ पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ किया, सारनाथ में ही इन्होंने क्या कर दी है, बौद्ध संघ की स्थापना कर दी है। लेकिन इस बौद्ध संघ की स्थापना करने के साथ ही यहाँ पर कुछ इसमें प्रवेश के लिए कुछ शर्तें रखी गई। अब क्या कर दिया गया, कुछ शर्तें रखी गई। शर्तें कुछ यूँ थी कि कोई भी जो व्यक्ति है जिसके ऊपर ऋण है, जो राजा का दास या कहीं का दास है, तीसरा ये रहता था कि उसे कोई रोग ना हो, इस प्रकार के, और चौथा जो रहता था कि 15 वर्ष की कम आयु, 15 वर्ष से जो कम आयु के जो व्यक्ति होते थे, बालक होते थे, उन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। और मैंने कहा जो ऋणी है, रोगी है और राजा का दास है, इस प्रकार के व्यक्तियों को भी क्या था,
इस प्रकार के व्यक्तियों को भी प्रवेश नहीं दिया जाता था बौद्ध संघ में। और साथ में एक और बात आती है कि इस बौद्ध संघ में शुरुआती दौर में ये माना जाता है कि महिलाओं के लिए प्रवेश नहीं था, प्रवेश नहीं दिया गया था। और मैं पिछले कल भी बात कर रहा था कि बुद्ध के दो बहुत ही प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। ये माना जाता है कि आनंद के कहने पर, आनंद की पैरवी के बाद ही बुद्ध ने क्या कर दिया, महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश देने की स्वीकार्यता दी। मतलब स्वीकार किया कि महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाए। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर दिया। और ये सब हुआ वैशाली की महासभा में हुआ, वैशाली की महासभा में ये सब हुआ। और सबसे पहली जो महिला थी जिसको बौद्ध संघ में प्रवेश मिला, वो और कोई नहीं, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था जब ये सिद्धार्थ थे, वही प्रजापति गौतमी। उन्हें प्रवेश मिल गया, वो एक प्रकार से भिक्षुणी हो गई। तो जैसे ही उन्हें गौतमी का नाम मिला, दर्जा मिला, तो उसके बाद प्रजापति गौतमी वो पहली महिला थी जिसे बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। ठीक है, इसे याद रखिए। प्रथम महिला बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी। एक और महिला का जिक्र आता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एक और महिला का नाम आता है आम्रपाली। पहली जो नगर वधू थी या प्रथम गणिका या नगर वधू जिसे बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था, वो ये आम्रपाली थी, वैशाली से थी। ठीक है, इन्हें क्या मिला था? इन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। और कहा जाता है कि ये जो आम्रपाली थी ये देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। ठीक है, तो खूबसूरत होने की वजह से इन्होंने क्या कर दिया था, एक प्रकार से रखा था कि कहा जाता है, एक घटना ऐसी भी लोग श्रुति आती है कि भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ही रिझाने में इन्होंने प्रयास किया था। लेकिन एक श्रुति और आती है कि इस आम्रपाली के पास क्या हो जाता है, बुद्ध के एक शिष्य 4 मास के लिए रहने के लिए जाते हैं। और बुद्ध के शिष्य जो इनके पास रहने के लिए जाते हैं, वो बुद्ध की अनुमति के बाद ही जाते हैं। और जब ये रहते हैं, साथ रहते हैं, तो इन्होंने बहुत कोशिश की बुद्ध के इस शिष्य को मार्ग से भटकाने की। लेकिन ऐसा हुआ कि ये खुद तो इन्हें भटका नहीं पाई, लेकिन इनकी जो बुद्ध के प्रति है, कहते हैं कि श्रद्धा अगाध हो गई। और सीधे ही इन्होंने क्या कर दिया, उसके बाद इन्होंने बौद्ध संघ में इन्हें प्रवेश दिया गया। प्रवेश पाने वाली प्रथम जो नगर वधू थी, प्रथम जो नगर वधू या गणिका जो थी, वो यही आम्रपाली थी। इनके बारे में यह जाता है कि गरीब परिवार को यह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, तो इसलिए इनका नाम आम्रपाली रखा गया। खैर, ये कोई ज़्यादा तथ्य ऐसा नहीं है जो कहीं पर पूछा जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है कि आम्रपाली प्रथम गणिका थी। अगर आपसे गणिका पूछा जाए, प्रथम नगर वधू पूछा जाए कि जिसे बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था, तो आपने आम्रपाली को टिक करना है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला कौन थी जिसे बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था, तो वो प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, ये हमने इनके बारे में, बौद्ध संघ के बारे में जाना कि कैसे इनका ये रहा। अब बात आती है कि भगवान, ये जो महात्मा बुद्ध होते हैं, ये क्या करते हैं। महात्मा बुद्ध हमेशा एक इनकी रहता था कि अपने उपदेश धर्म का प्रचार जो उन्होंने स्थापित किया हुआ था, उसके प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। और ये सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु में जहाँ पर ठहरते थे वहीं रुक जाते थे। बाकी ये क्या करते हैं, बाकी ये पूरे वर्ष भर देश का भ्रमण करते रहते हैं, धर्म जागरण का कार्य करते रहते हैं। और इनके उपदेशों का एक जिक्र आता है। भले ही इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा जो इनके द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं वो श्रावस्ती में थे। श्रावस्ती जो कि कौशल
की राजधानी थी, यहीं पर कौशल की राजधानी में कभी आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश है वो कहाँ दिए, तो वो श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल की राजधानी थी। वहाँ पर इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा जो है क्या दिए, अपने उपदेश दिए। ठीक है, और भ्रमण करते 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 एक दिन क्या हो जाता है, ये कुशीनगर पहुँचते हैं। उस टाइम उसका नाम कुशीनारा हुआ करता था। कुशीनारा जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश कसिया में स्थित है। वहाँ ये होता है कि ये चुंद सुनार के घर में भोजन ग्रहण करते हैं। और वो भोजन कौन सा था, इसके बारे में दो मत है। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन सा भोजन किया हुआ था। ठीक है, आपसे यही पूछा जा सकता है कि कहाँ पर वो आखिरी बार पहुँचे थे और क्या हुआ। तो मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि वो चुंद सुनार के घर में क्या कर देते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। दो श्रुतियाँ आती है और इसके लिए अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि इन्होंने वहाँ पर मीठे चावल, लोक श्रुतियों की बात कर रहा हूँ, मीठे चावल और रोटियां ग्रहण की और उन्हें खाने के बाद एक प्रकार से फूड पॉइजनिंग हो गई और उसकी वजह से इनका निधन हुआ। एक और लोक श्रुति है कि इन्हीं चुंद सुनार के घर में सुअर का मांस खाने से इनकी मृत्यु हुई। आप इस लोक श्रुतियों में ना जाते हुए आप इतना याद रखिए कि चुंद सुनार के घर में कुशीनारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का कसिया में स्थित, वहाँ पर भोजन ग्रहण करने की वजह से 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व इनका निधन हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका निधन हो जाता है। कहाँ होता है? 80 वर्ष की आयु में तब कुशीनारा, अब कुशीनगर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर की बात कर रहा हूं मैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कसिया में स्थित है। हिरण्यवती नदी के किनारे इन्होंने आखिरी सांस ली और उस समय इनके पास आनंद थे। इन्होंने, क्योंकि इन्हें डर था कि लोग कहीं इस चुंद सुनार को पीटे ना मेरी मृत्यु के बाद, इसलिए इन्होंने पहले ही आनंद को ये कह दिया था कि चुंद सुनार से कहना कि जो आपके द्वारा जो दिया गया भोजन वो अतुल्य था, जो संसार में आया है उसे एक दिन वापस जाना भी है और मेरा समय अब हो गया है, मैं वृद्ध हो गया हूँ। और ऐसी बातों के साथ ही इन्होंने क्या कर दिया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और मित्रों, ये दिन भी वही था। इनके बारे में एक बहुत ही विशेष घटना रही है, सिर्फ गृह त्याग की घटना को छोड़ करके। बाकी आप देखें, ज्ञान प्राप्ति की बात करूं, जन्म की बात करूं या फिर मृत्यु की बात करूं, वो एक ही दिन में हुई है, वैशाख पूर्णिमा को ही हुई है। वैशाख पूर्णिमा का दिन था जब इनका जन्म हुआ। ठीक उसी के बाद जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा गया, वो भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ। और जब इनकी क्या हो जाए, मृत्यु हुई, तो वो मृत्यु हुई वैशाख पूर्णिमा को ही हुई। वैशाख पूर्णिमा को ही वो मृत्यु हुई। अब एक कंसेप्ट आता है धम्म का, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। धम्म क्या होता है? धम्म कुछ नहीं होता है,
बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश या शिक्षाएं वही क्या कहलाती है? कभी आपने भी बुक्स में पढ़ा होगा धम्म आता है, तो वो वही है, बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं या फिर दी गई जो उपदेश हैं उनको धम्म कहा जाता है। तो कभी आपको अब धम्म कहीं पर लिखा मिले तो आप समझ जाए, तो वहाँ पर वो ये बता रहा है कि बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश का कहीं ना कहीं उसमें जिक्र हुआ है। ठीक इसी वर्ष, अब महात्मा बुद्ध तो रहे नहीं, अब क्या होता है, पहली बहुत संगति मतलब महासभा का गठन किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल गया हूँ कि इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण होता है मोक्ष, तो मतलब महापरिनिर्वाण का मतलब ये है कि इनके बारे में कहा जाता है, बुद्ध ने कहा था कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, अब मेरा पुनः कभी भी इस धरा पर जन्म नहीं होगा, और अब ये हमेशा के लिए जा चुके थे, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है कि पद चिन्हों से दर्शाया जाता है। पद चिन्ह से क्या किया गया है, इस घटना को दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो बीच में स्किप हो गया था, इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण पद चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, अब हम बहुत महासंगतियों में पहुंचते हैं। बहुत महासंगतियों का मैं जिक्र करता हूं। प्रथम जो बहुत संगति थी वो जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई उसी वर्ष रखी गई। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम बहुत संगति समय, अगर मैं बात करूँ 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह कहाँ है, बिहार में है। राजगृह के सप्तवर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया। किसके कार्यकाल में किया गया, तो वो अजात शत्रु हर्यक वंश के एक शासक थे। हर्यक वंश के शासक थे। आगे पढ़ेंगे जब 16 महाजनपदों के बारे में वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे। और मित्रों, ये वही अजात शत्रु है जिनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये प्रथम एक ऐसा पितृहंता शासक था जो भारतीयों में जो जिक्र आता है, प्रथम पितृहंता जो शासक था जिसने शासन पाया, वो यही अजात शत्रु था। इनके कार्यकाल में राजगृह विहार सप्तवर्णी गुफा में क्या किया गया, प्रथम बौद्ध महाशक्ति का आयोजन किया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। इतने से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है। क्या होता है मित्रों, प्रथम इस बहुत जो महासंगति में एक बड़ी घटना उभर के आती है। क्या घटना आती है, जो त्रिपिटक की बात करेंगे, जो ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, उनमें से जो 2 थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये जो 2 बौद्ध ग्रंथ है इस प्रथम बौद्ध संगति से निकल करके आए। और ध्यान देना, ये जो सूत पिटक था इसको बनाया था किसने, आनंद कौन था, आनंद वही कौन जिसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश मिला था। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक कौन थे, आनंद। और विनय पिटक, इसके रचयिता कौन थे, इसके रचयिता थे उपाली। ये उपाली कौन है, उपाली वही है जो कौन है, ये भी महात्मा बुद्ध के क्या है, शिष्य हैं। ध्यान देना, ये जो सूत पिटक है इस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेशों के बारे में जिक्र है। बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का जिक्र है। किसमें, सूत पिटक के बारे में आपने इतना ही याद रखना है। विनय पिटक की बात करता हूं, इसमें नियमों की बात कही गई है। इसमें नियमों का जिक्र किया गया है, किन किन नियमों का पालन करना होगा अगर आप बौद्ध संघ में हैं। उन नियमों का जिक्र इस मतलब एक प्रकार से पद्धति, एक जो पद्धति रहती है किसी भी चीज़ को
फॉलो करने की उस प्रोसेस के बारे में किसमें बताया गया है? विनय पिटक में बताया गया है। ये चीज़ें कहाँ से उभर करके आती है मित्रों? ये चीज़ें उभर करके आती है प्रथम बौद्ध महासंगति से। प्रथम बौद्ध महासंगति से ये चीज़ें उभर कर आती है। अब सीधे पहुँचते हैं हम 100 वर्ष आगे। ठीक 100 वर्षों बाद एक बार फिर से बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। संगति मतलब महासभा का आयोजन किया गया। अब इस महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? इस महासभा का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व वैशाली विहार के चुलबग में किया गया। ठीक है। और उस समय शासक कौन थे? कालाशोक। अरे ये कालाशोक कौन है? शिशुनाग वंश का एक शासक है। कालाशोक कौन है? शिशुनाग वंश के एक शासक हैं। इनके शासनकाल में वैशाली विहार के चुलबग में द्वितीय महासंगति का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? किसकी देखरेख में किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया? कुछ बुक्स में साब कमीर लिखा हुआ है, कुछ में सबाकामी कहा गया, कई जगह सर्वकामी कहा गया है। तो वहाँ पर भी क्या किया गया? एक आयोजन किया गया। अब यहाँ पर भी घटना हो गई। द्वितीय बौद्ध संगति की घटना क्या रहती है कि ये 2 भागों में थोड़ा सा बंट गया। ये हुआ यूं, ऐसा नहीं है जिसे हम चौथी बौद्ध संगति में पढ़ते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई कि हम सीधे देखते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि जी सर ये हीनयान महायान में बदल गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ जब घटित होती है काफ़ी मतभेद होने के बाद घटती है, उसका विभाजन तभी होता है, ऐसे आराम से नहीं होता है। इसलिए यहीं से ही कुछ ना कुछ भेद आने स्टार्ट हो गए थे, पूर्वी पंथी और पश्चिमी पंथी। इन्हें स्थविरवादी कहा जाता था और ये जो थे ये महासांघिक कहा जाता है। इसमें जो थे ज़्यादातर वैशाली के थे, वैशाली वाले एरिया के जो लोग थे। और इधर अवंती का जिक्र आता है, अवंती। और ये जो पूर्वी पंथ की बात आती है, इन्होंने क्या कर दिया? बुद्ध के उपदेश जो थे 10 शील, एक्चुअल में जो है आप लोग कमेंट में मुझे, मैं 4 आर्य सत्यों के बारे में आगे बताऊंगा, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे जो बुद्ध के जो 10 शील हैं, जिन 10 शीलों की बात कही है उन्होंने, बुद्ध ने 10 शील जो दिए हुए हैं, उन 10 शील के बारे में कमेंट में लिख के दीजिएगा। लिख के बताइए कि वो 10 शील कौन से थे। हो सके तो थोड़ा सा उन्हें व्याख्या के रूप में भी बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमेंट पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप 10 शीलों, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम 4 आर्य सत्य के बारे में पढ़ जाते हैं, 10 शीलों के बारे में हमारी नज़र नहीं जाती है। और ध्यान देना, मैं 10 शील के लिए इसलिए कह रहा हूँ, इन्हीं 10 शीलों की वजह से द्वितीय बौद्ध महासंगति में जो क्या हुआ था, वहाँ पर मतभेद पैदा हुए थे और जिसकी वजह से 2 भागों में ये लोग बंट गए थे। एक कहला गए पूर्वी पंथी, जहाँ पर मैंने कहा कि वैशाली के जो लोग थे उनकी बात आता है, उनकी जिक्र आती, वो इस तरफ रहे। और ये पश्चिमी पंथी, इन्हें स्थविरवादी कहा गया, इन्हें महासांघिक कहा गया। स्थविरवादी यानी कि ये 10 शील जो बुद्ध ने दिए थे उनके ऊपर अडिग रहे, इन्होंने उन्हें ही फॉलो करना उचित समझा, ये उसी दिशा में आगे बढ़े। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो बुद्ध के जो 10 शील दिए थे उनमें कुछ मतभेद प्रकट किए। इनके जो नियम इन्हें कठोर लग रहे थे, इसलिए इन्होंने इनको क्या कर दिया, थोड़ा सा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। और उसी तोड़ मरोड़ के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, बुद्ध धर्म को आगे क्या किया गया, मानना आरंभ किया। तो याद रखिएगा मित्रों, प्रथम बौद्ध संगति के बारे में मैंने बताया आपको। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बिहार के सप्तवर्णी गुफा में हुई थी। और किसके समय हुई थी? राजगृह में हुई। किसके समय हुई? अजातशत्रु हर्यक वंश का जो शासक था, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। ये याद रखना, 483 ईस्वी पूर्व, यही वो साल था जब बुद्ध की क्या हुई, मृत्यु हुई। उसी साल बौद्ध संगति रखी गई। और यहाँ पर क्या हुआ था, 2 जो बौद्धिक ग्रंथ हैं, ठीक है, उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, उन्हें बनाया गया था इस बौद्ध महासंगति के तहत। और वो कौन कौन से थे? सूत पिटक और
विनय पिटक की बात कही मैंने। सूत पिटक को किसने लिखा था? सूत पिटक के जो रचयिता थे वो आनंद थे। आनंद कौन थे? मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि वो बहुत के भगवान बुद्ध के जो हैं प्रिय शिष्यों में से एक थे, और दूसरे जो उनके शिष्य उपाली है उन्होंने विनय पिटक को लिखा। और मैंने ये भी बताया आपको कि सूत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का जिक्र है। विनय पिटक में क्या है? बुद्ध के जो द्वारा दिए गए जो बनाए गए नियम हैं उन नियमों के बारे में, बुद्ध धर्म में जो एक नियम होती है उसको फॉलो करने की जो पत्ती होती है उन नियमों का जिक्र किया गया है। वो वहाँ पर विनय पिटक में उसका विवरण आता है। दूसरी महासंगति जो होती है, बहुत महासंगति होती है, दूसरी संगीति जो हमारे पास होती है ठीक 100 वर्ष बाद होती है। 383 ईस्वी पूर्व की बात है ये, वैशाली के विहार के चुलबग में होती है। और कौन होते हैं? ये जो कालाशोक होते हैं इनके समय में होती है। ये कालाशोक जो है शिशुनाग वंश के शासक हुआ करते थे, और साबकमीर या फिर सबाकामी या सर्वकामी इनमें से कोई भी नाम आप याद रखो, ये उसके अध्यक्ष थे। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्यार बांटते रहिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके यार वीडियो को आप क्या कर दिया करो कि एक तो पूरा देखा करो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है, पूरा इसलिए देखा करो क्योंकि आखिर तक हमने कुछ ना कुछ बातें आपके साथ साझा की होती है। अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो उस वीडियो को देख ले, उसके बाद दूसरी वीडियो को देखे। साथ में आप खुद वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, आपके लिए है, फायदेमंद है, तो उस फायदे को आप दूसरे तक भी पहुँचाइए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तीनों जो हमारे रहते हैं सोशल मीडिया के पेज, चाहे फेसबुक की बात करूं, इंस्टाग्राम की बात करूं, टेलीग्राम की बात करूं, वहाँ पर भी हमारे पेज हैं। वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें डालते रहते हैं, PDF नोट्स के तौर पर डालते रहते हैं। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए, अपने घरों में रहें। क्या चीज़ें हो रही है, घटित हो रही है, ना अफवाहों को फैलाएं, पहले पूर्ण जानकारी उसकी एकत्रित करो। अगर आपको लगता है ऐसे कोई भी अफवाहों वाला काम हमने नहीं करना है, इस कठिन जो समय में हमने एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना है और देश को भी आगे ले जाना है। और अपने घरों में रह करके भी अगर हम अपने घरों में रहते हैं, वहाँ से भी हम देश को आगे ले जाने में भूमिका निभा सकते हैं, सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। और सैनिटाइज का प्रयोग करते रहिए। अभी जो बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की बात हो रही है, इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी नहीं है, हमने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें हमने कुछ बताया हुआ है। अफवाहों से दूर बचें। कोई भी चीज़ अगर आपको अपनी तरफ से मोबाइल में सर्च मारने ना लगे कि ये मुझे सिम्टम है तो मुझे अब ये ब्लैक फंगस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डॉक्टर से सलाह लें, ना कि खुद ही डॉक्टर बने, ठीक है। ऐसा चीज़ें रहती है। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, तीसरी वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।